गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सभी को और जय हिंद। और सुबह को जो है 11:30 बजे हम लोग मिल रहे हैं इस समय, है ना, बिहार स्पेशल के बहुत ही प्यारे स्टेशन में। तो क्लासेज आज भी आप लोगों की ऑनलाइन मोड में चल रही है। तो जो बच्चे ऑनलाइन करते थे उनको तो ऑनलाइन मिल ही रही है, बट जो ऑफलाइन वाले हैं आज वो भी घर से क्लास को देख रहे होंगे, हम उम्मीद करते हैं ना। क्लासेज बहुत जल्दी आप लोगों की जो है शुरू होने वाली है, ऑफलाइन भी। एक बार मुझे आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि मेरा ऑडियो और वीडियो सही सही सुनाई और दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, ताकि आज की सेशन को हम सही तरीके से संचालित कर सकें, सही तरीके से चला सकें। हेलो एवरीवन, एक बार मुझे कमेंट बताएंगे करके, है ना, कि मेरा ऑडियो और वीडियो सही सही सुनाई और दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, है ना। तो बिहार स्पेशल में आज का जो सेशन है वो मॉडर्न बिहार से शुरू होगा, है ना। तो चूंकि लास्ट क्लास में हमने मेडावल बिहार को एंड कर दिया था, तो आज जो ये बिहार स्पेशल का सेशन होगा, बिहार स्पेशल जीके का मॉडर्न बिहार का होने वाला है आपका, है ना। मॉडर्न बिहार आज से आपका शुरू हो रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए मॉडर्न बिहार, है ना। एक्चुअल में हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न बिहार है, बट आप समझ रहे हैं कि हिस्ट्री में ही चूंकि हम लोग आगे कंटिन्यू है तो पूरे बात को लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो अगर आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा तो मॉडर्न इंडिया में सबसे पहला चैप्टर आपको मिला होगा भारत में यूरोपियन का आगमन। ऐसा मिला था आप लोगों को। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि भारत में यूरोपियंस पहले आए, है ना, अपना व्यापार को बढ़ाने के लिए, ठीक उसी तरीके से बिहार में भी ये यूरोपियन आए थे अपना व्यापार को बढ़ाने के लिए, मतलब ट्रेड करने के लिए ये यूरोपियंस जो है वो बिहार में भी आए। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो टॉपिक आपको जो निखर करके आएगा बाहर वो क्या होगा, अराइवल्स ऑफ यूरोपियन इन बिहार। ठीक है, क्या बोला हमने, ठीक है। बिहार में यूरोपियन का आगमन या फिर यूरोपियन ट्रेडर्स भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये लोग व्यापार करने ही आ रहे हैं। ठीक है, तो एक और वर्ड हम जोड़ लेंगे इसमें, ठीक है, इन बिहार। बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो तुम ध्यान से समझेंगे सभी लोग आज। ध्यान से समझिएगा। तो जैसे देश में ये यूरोपियन आए ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, उनको लगा कि भारत में मसाला खास करके बहुत अधिक है, वस्त्र, सूती वस्त्र जो है उसका व्यापार कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में इनको लगता था कि हमें ये व्यापार करना चाहिए, तो ये लोग व्यापार को लेकर के यूरोपियंस लालायित रहते थे, मतलब देवर सो मच इंटरेस्टेड कि हाँ हमें इस जगह से जा कर के ये ट्रेड करना है। तो बिहार में भी कुछ चीज़ें ऐसी रही होगी, तभी तो यह जो है व्यापार करने आया। हम बात कर रहे हैं आपसे 17th ऑफ द सेंचुरी, 17th ऑफ द सेंचुरी, 17वीं शताब्दी। ठीक है, 17वीं सदी। और इस समय की बात किया जाए तो बिहार के क्षेत्र में ये ट्रेडर्स आ रहे हैं। हालांकि अगर देश की बात करें तो आपको पता होगा कि 1498 में ही, है ना, पुर्तगीज आ चुके हैं देश में। लेकिन हम केवल बिहार की बात करेंगे आपसे कि बिहार में क्यों आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। तो 17वीं सदी है लगभग, और इस समय जो है ये यूरोपियंस जो है वो बिहार के क्षेत्र में आना प्रारंभ कर दिए। अब बात यह है कि सर ये बिहार में आ रहे हैं तो क्या क्या व्यापार करने वाले हैं, या फिर क्या क्या करना शुरू कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, या आखिर ये बिहार में आएगा अगर तो व्यापार यहां भी करेगा। तो इस समय जो सबसे बड़ा केंद्र था जो बिहार था, वो व्यापार में एक खास वस्तु का है। देखिएगा कौन सा वस्तु है। अच्छा, सभी लोगों को बराबर से सुनाई और दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, बताना मुझे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये आपका बिहार यहां, और इस हिस्से की यदि बात किया जाए, इस बिहार की अगर बात किया जाए तो
सोरा का नाम सुना है आपने? सोरा साल्ट पीटर, है ना। सोरा को लेकर के ये लोग बड़ा लालायित थे। साल्ट पीटर, सोरा। सोरा एक विस्फोटक पदार्थ होता है, जैसे जो गन पाउडर बनता है, गन पाउडर, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ये यूरोपियन जो है बड़ा ज्यादा चाहेगा कि हमें व्यापार करे, और सोरा कहाँ मिल रहा है? तो बिहार, खास करके बिहार में जो छपरा आपको दिखता है ना। तो जब अंग्रेजों ने जब व्यापार शुरू कर दिया, तो सारण में जो छपरा आपको दिखता है, छपरा इसका प्रमुख केंद्र था। इवन कि एक प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो पूरे बिहार के हैं, और बिहार में भी अगर स्पेशल कहा जाए तो याद रखना है आपका कि जो छपरा है, हालांकि मैं यहाँ पर बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, ठीक है। छपरा समझ में आ रहा है? छपरा जो है इसका एक प्रमुख केंद्र था सोरा उत्पादन का। हालांकि पूरे बिहार से हो रहा है, लेकिन ज्यादा इस क्षेत्र से चुकी है, इसलिए हमने कह दिया। तो सोरा के साथ साथ और क्या व्यापार करता था सर? सोरा तो कर ही रहा है। सोरा के साथ साथ ध्यान से समझिएगा, सूती वस्त्र का व्यापार करता था। सूती वस्त्र, है ना, जो कॉटन क्लॉथ हो सकते हैं। और सर और क्या कर सकता है ये लोग? ये लोग चीनी का, शुगर, चीनी का व्यापार करते थे। नील का व्यापार करते थे। अफीम, किसका बात कर व्यवहार करते थे? अफीम का, ओपियम, यानी कि अफीम का व्यापार करते थे। ये सभी वस्तुएं इसको कहां से मिल रहा है? तो बिहार से मिल रहा है। तो 70th ऑफ द सेंचुरी, 17वीं सदी में यूरोपियन का, जितने भी यूरोपियन ट्रेडर्स हैं, है ना, ये व्यापारी हैं अलग अलग देश के, चाहे पुर्तगीज की बात करें, डच की, ब्रिटिश की या फ्रेंच की, तो सबको लगा कि बिहार से हमें ये सभी वस्तुएं चूंकि मिल रही है, तो ये सब व्यापार उसने किया। हाँ, सबसे प्रमुख केंद्र अगर कहा जाएगा कि सबसे ज्यादा जो है वो ललायित रहते थे, या फिर सबसे अधिक जो इन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, तो वो साल्ट पीटर, यानी कि सोरा का जो है वो आपके व्यापार करने में। उसके अलावे सूती वस्त्र का व्यापार यहां से करते थे, चीनी यानी शुगर का करते थे, ठीक है, ओपियम यानी अफीम का। अच्छा, दो, अगर एक से अधिक दूसरा याद रखने की जरूरत पड़े तो याद रखिएगा आपका, एक तो सोरा और दूसरा मेन जो है आपका अफीम, ठीक है। एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि मेरा ऑडियो आप तक पहुंच पा रहा है कि नहीं सही से, क्योंकि मुझे वो दिख नहीं रहा है। तो अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चीजें सही से चल रही कि नहीं। पता चला कि दूसरे बैच में तो नहीं चला गया, है ना। तो जो बोरिंग रोड का बैच है सुबह में, उसी बैच में बच्चे क्लास देख रहे हो ना आप लोग? एक बार मुझे बताना है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो अगर बात किया जाए तो अफीम का, चीनी मिट्टी का, चीनी का, है ना, आपको हमने बताया कि सूती वस्त्र है और सोरा है। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? नो सर। अरे मुझे बताओ, आप किस बैच में, मतलब आप 70 वाला बैच में ही होगा ना? देखना ये सही सही बैच में, आप देखिएगा एक बार जा रहा है कि नहीं, मुझे लग रहा है। करिए 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 फिर। नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास करेगा जो वहाँ वाला बच्चा है। हाँ, ऐसा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, तो आप लोगों ने इस बात को समझा होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जिस प्रकार से इंडिया में ये यूरोपियंस आ रहे हैं, तो बिहार में आखिर कौन कौन आया है और क्रम क्या है इन लोगों का आने का। तो सबसे पहले जो बिहार में आने वाले हैं, तो वो जैसे देश में आपके पुर्तगीज थे, तो बिहार में भी सबसे पहले जो आने वाला है वो पुर्तगीज, ठीक है। पुर्तगीज सबसे पहले बिहार आए, सबसे पहले बिहार आए। कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होगा आप लोगों को, है ना। सबसे पहले कौन? पुर्तगीज।
पुर्तगीज कम्स फर्स्ट इन बिहार, सबसे पहले कौन? लेकिन पुर्तगालियों ने बिहार में कोई कंपनी या फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं किया। तो उस समय चूंकि ये भी था कि जो बिहार है वो हिस्सा हुआ करता था जो है बंगाल प्रेसिडेंसी का। तो इसमें क्या है कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी में एक जगह जिसका नाम है हुगली, तो उसी को उसने जो है केंद्र बनाया अपना, जो एक व्यापारिक केंद्र के तौर पर, है ना, एक ऐसा सेंटर जो कि ट्रेड जहां से कर रहा है, गोडाउन बना रहा है, वो हुगली को ही बनाया। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि पुर्तगीज सबसे पहले बिहार भी जरूर आए, लेकिन इन पुर्तगीजों ने बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं डाली, कोई सेंटर नहीं बनाया, इसने हुगली को ही जो है केंद्र रखा। ठीक है, ठीक है, किसको? कि हुगली को ही केंद्र मानकर, हुगली को केंद्र मानकर व्यापार कर रहा है, हुगली को केंद्र मानकर व्यापार। बात समझ में आ रही है? तो इसका जो ट्रेड सेंटर है वो कहां है? ट्रेड सेंटर बाज हुगली है, विच इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इन लोगों ने केंद्र को बनाया ही नहीं बिहार में, इन लोगों ने सीधा हुगली को ही केंद्र रखा। तो सबसे पहले पुर्तगीज आए, ठीक है, लेकिन केंद्र को नहीं बनाया। अच्छा, ये लोग व्यापार क्या करते हैं? ये लोग जो व्यापार करते थे, जो ट्रेड करते हैं, इसमें मेनली याद रखना है आपको, एक तो हमने जो बताया कि सोरा, साल्ट पीटर, सोरा, ठीक है, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, बात समझ में आ रही है? ये सब व्यापार कर रहे हैं। हाँ, वो दूसरा है। तो एक तो यहां सोरा का व्यापार कर रहा है, सूती वस्त्र का व्यापार कर रहा है, ये सभी पुर्तगीज। और फिर समय थोड़ा जब चेंज हुआ तो यहाँ पे चीनी का भी, चीनी मिट्टी का भी, दोनों ही तरीके से व्यापार कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो आपको याद रखना था कि बिहार में सबसे पहले, ठीक है, अगर यूरोपियन की बात किया जाए तो पुर्तगीज सबसे पहले बिहार आए। बिहार में कोई जो है, अभी अगर वर्तमान बिहार की बात किया जाए तो यहाँ कोई केंद्र नहीं बनाया है इन्होंने, बंगाल के जो हुगली है उसी को केंद्र बनाया। लेकिन उस समय बंगाल भी और बिहार दोनों ही एक ही साथ है, अलग तो है नहीं। तो हम सेंटर की बात करेंगे अगर, तो हुगली याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पुर्तगीज के बाद जो आए वो डच है। कौन है? डच। डच। जितनी पॉइंट को हम बता रहे हैं बस उसको याद करते चलिए क्लास में ही, तभी आपका जो है वो थोड़ा ठीक रहेगा एग्जाम तक के। डच के विषय में अगर कहा जाए तो 1632 में इसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। 1632 में पटना में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। फैक्ट्री स्थापित किया, याद रहेगा आप लोगों को, कब किया? 1632 में। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, वो अपना जो है फैक्ट्री स्टैब्लिश कब किया? 1632 में। कहाँ किया? पटना में। तो वर्तमान पटना का जो आप पटना कॉलेज का जो नॉर्थ कैंपस है ना, वर्तमान पटना कॉलेज का जो नॉर्थ कैंपस है वही हिस्सा हुआ करता था जो है आपका इसकी कंपनी का। समझ में आ रहा है बात? क्या तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि इन 1632, कब की बात करें हम? इन 1632
1632 इन 1632 डच वाज स्टैब्लिश्ड फैक्ट्री इन पटना। और अगर वर्तमान की बात किया जाए तो हमने क्या कहा इसमें कि जो आपका पटना कॉलेज का है ना नॉर्दर्न पार्ट है उसी में वो कंपनी थी, वर्तमान पटना कॉलेज के, ठीक है, वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी भाग, ठीक है, पटना कॉलेज के, बात समझ में आई? हाँ, वीडियो रुक रुक के चल रहा है। तो 1632 में डचों ने अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया है पटना और पटना के उत्तरी हिस्से में, और डचों ने बहुत अच्छे से जो है अपना व्यापार किया। और ये भी अगर बिहार से कहा जाए तो सोरा यानी साल्टपीटर का व्यापार कर रहा है, साथ साथ में अफीम, है ना, अफीम के साथ साथ चीनी मिट्टी, चीनी, नील, नील तो बहुत बाद में खैर हुआ, लेकिन ये सभी व्यापार ये यहाँ से कर रहे हैं। याद रहेगा आपको, क्योंकि हमने पहले इस बात को आपको पहले बता दिया है कि व्यापार जो है वो कौन कौन कर रहे हैं। ये जितने भी यूरोपियंस की बात करेंगे तो इनका जो व्यापार है वो व्यापार में मेनली जो होता है सूती वस्त्र है, चीनी है, अफीम यानी ओपियम है ना, सूती वस्त्र कॉटन क्लॉथ है ना, यही सारे इनके व्यापार हैं। तो डचों से संबंधित ये बात आपको याद रखना है कि 1632 में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया, है ना, जो पटना में, और वर्तमान पटना के पटना कॉलेज। याद रहेगा आप लोगों को? जल्दी बताइए मुझे। हाँ, आगे बढ़े। तो इसका भी अगर ट्रेड की बात करें, व्यापार की बात करें, तो क्या क्या याद रखोगे? तो ट्रेड में वही चीजें कॉमन मिलेगी आपको। देखो, अगर यूरोपियन की बात करेगा तो पूरे देश में अफीम का सबसे प्रमुख केंद्र जो है आपका बिहार था। सबसे ज्यादा जो व्यापार जो होता था अफीम का वो बिहार से ही होता था। तो अगर ट्रेड की बात करें तो एक तो ओपियम की बात हमने किया, यानी कि व्यापार जो कर रहा है एक तो अफीम, ठीक है, उसके बाद साल्ट पीटर तो सब में ऐड कर ही दीजिएगा आप, यानी कि सोरा का व्यापार कर रहा है, और जैसे कि हमने कहा सूती वस्त्र, सूती वस्त्र की बात हमने किया। तो ये सभी व्यापार जो है ये कर रहे हैं। तो डच 1632। ब्रिटिश की बात करें अब हम लोग, आगे बढ़े। ब्रिटिश, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बिहार। इसके लिए जो आपको याद रखना फैक्ट, 1657 1657 और 1658, 1657 और 1658, ये दोनों ही मतलब इस टाइम पर ही 1657 से 58। और इसने भी जो अपनी पहली फैक्ट्री डाली, ये पहली फैक्ट्री जो डाली है इसने, ये पटना में ही डाला है। पहली व्यापारिक कोठी, पहली कंपनी अगर कहा जाए तो पटना में ही डाला है 1657-58 में। एक जगह है उसका नाम है गुलजार बाग, नाम सुना है अपना? पटना गुलजार बाग। तो इस लाइन को अगर कहें तो कैसे आप कहोगे कि अंग्रेजों ने, है ना, अपनी पहली फैक्ट्री जो बिहार में स्टैब्लिश किया है 1657-58 में, पहली फैक्ट्री जो है वो पटना के गुलजार बाग में, है ना, वर्तमान जो गुलजार बाग आपको दिखता है उसी जगह पर इसने अपनाया। समझ में आया सभी को? अब अगर अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री तो समझ में आ गया, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1657-58 में, ठीक है, पटना के गुलजार बाग, पटना के गुलजार बाग
में स्थापित किया, स्थापित किया। अगर इसके ट्रेड की भी बात करें अगर, तो ये लोग जो व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, तो इसमें भी कॉमन चीजें वही मिलेगा आपको। साल्टपीटर को तो रखना ही रखना है। सोरा, सोरा क्या है? विस्फोटक पदार्थ है ना, जिसमें उन्होंने बताया कि गन पाउडर या फिर अगर बारूद बॉम्ब बन रहा है तो उसके भी पाउडर के रूप में इस्तेमाल ये होता है। ओपियम, अफीम, सूती वस्त्र, तो ये सभी बातें आपको जो है याद रखनी है यहां से। क्लियर है? आप लोगों का कमेंट पता ही नहीं चलता है कहाँ है, लगता है समझ ही में नहीं आ रहा है कि वीडियो कहाँ चल रहा है, कौन से बैच में जा रहा है, कुछ पता चले। क्लियर है सभी को? तो ब्रिटिश से आपको ये चीजें नोट डाउन करना है सभी को, एक एक करके नोट डाउन करते चले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फ्रेंच, बस फ्रेंच से ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है, और डेन से भी बस एक दो लाइन, तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसके बाद, ठीक है। तो डेन की अगर बात करें, जिसको कि आप डेनिस कहते हो है ना, डेनिस कहते हो, डेन कहते हो है ना, तो ये 1774-75 में है ना, पटना में ही अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था। 1774-75 फर्स्ट फैक्ट्री। देखो बिहार में अगर कह दिया जाए तो वो तो आपका पटना ही उत्तर होगा सभी का, पुर्तगीज ने तो बनाया ही नहीं, तो वो तो हुगली को केंद्र माना। डच की बात करें, ब्रिटिश की बात करें, या फिर डेन की बात करें, तो सबने जो फैक्ट्री स्टैब्लिश किया है बिहार में वो पटना में ही किया है ना। और अगर फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच ने स्टैब्लिश नहीं किया है, ये व्यापार कर ही नहीं रहे हैं ऐसे, मतलब यहां केंद्र बना करके कोई फैक्ट्री बनाया नहीं इसने पटना में। फिर ये भी जो है वो केंद्र के रूप में बंगाल को ही रखा है, बंगाल के कुछ हिस्से, और इसने पटना में कोई फैक्ट्री या फिर बिहार में, अभी वर्तमान बिहार में नहीं। तो एक बार सभी लोग इसको समझेंगे, एक बार लास्ट में आपने समझा ना। अगर डेन की बात करें तो 1774-75, 1774-75 फर्स्ट फैक्ट्री पटना, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए क्लियर है? तो अब जो है थोड़ा नोट डाउन करते चलेंगे सभी लोग। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न बिहार, इसको पहले आप टाइटल देंगे, आप लोग हेडिंग देंगे, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न बिहार, ठीक है। टॉपिक होगा अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस ट्रेडर्स इन बिहार, बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अराइवल्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स इन बिहार, सब लोग नोट डाउन करते चलेंगे आगे, ठीक है। देखो शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब मैं बोर्ड पर लिखता हूं तो ये आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, ठीक है। आप लोग शॉर्ट नोट्स यहां से बना सकते हैं, तो अभी शॉर्ट नोट से बना दीजिए जो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत ही है नहीं। तो लिखिएगा, इन 17th सेंचुरी बिहार वाज ऑल्सो सेंटर ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स। 17वीं सदी, 17वीं सदी यूरोपीय कंपनियों का, 17वीं सदी में यूरोपीय कंपनी का एक प्रमुख केंद्र के रूप में बिहार रहा। ये मुख्यतः सोरा, ठीक है, सूती वस्त्र, चीनी, अफीम का व्यापार करते थे। शॉर्ट पे लिखते चलेंगे सभी लोग, व्यापार करते थे। क्लियर है? तो आप लोग भी नोट डाउन करेंगे इंग्लिश वाले, है ना, कि अगर इनके ट्रेड की बात किया जाए तो साल्ट पीटर है ना, कॉटन क्लॉथ, शुगर, ओपियम यानी कि अफीम, दे वर ट्रेडिंग
ऑल दिस थिंग्स। यहां से नोट डाउन कर लेंगे, हो जाए तो बता दीजिएगा। आप कोशिश करिए कि थोड़ा शॉर्ट में ही बना, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो थोड़ा आपका टाइम भी सेव होगा, बचेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिएगा। अब ये आगमन में सबसे पहला क्या बनेगा? पुर्तगीज। तो पुर्तगीज की अगर बात करें तो बिहार आने वाले सबसे पहले यूरोपीय कंपनी पुर्तगीज था। बिहार आने वाले पहले यूरोपीय कंपनी कौन था? पुर्तगीज था। ठीक है, आगे इंग्लिश वाला लिखिएगा। पुर्तगीज वर द फर्स्ट टू विजिट बिहार एंड बंगाल। पुर्तगीज सबसे पहले बिहार आए। हिंदी वाले लिखिएगा। अब तो क्या शॉर्ट नोट्स हमने लिख दिया है प्रॉपर, आप चाहे तो यहां से लिख नोट डाउन कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि बोलने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। पुर्तगालियों ने हुगली को केंद्र बनाकर बिहार के क्षेत्र में व्यापार स्थापित किया। इंग्लिश वाले लिखिएगा। पुर्तगीज ट्रेड सेंटर बाज हुगली विच इज सिचुएटेड इन बंगाल, और ऐसा वॉच करके भी लिख सकते हैं, विच वॉज सिचुएटेड इन बंगाल। ओके कह रहा है, मत बोलिए, ऐसे लिख लेंगे। बहुत बढ़िया। अब इसमें लिख लेना, ट्रेड क्या करता है? व्यापार। और व्यापार में नोट डाउन करो दोनों। अब इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिखा हुआ ही है, आप शॉर्ट में ही लिख ले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, साल्ट पीटर यानी सोरा, कॉटन क्लॉथ्स यानी सूती वस्त्र। उसके बाद आप चीनी को भी लिख सकते हैं इसमें, हालांकि ये थोड़ा सा बाद में हुआ है। हो गया? हो जाए तो बता दीजिएगा मुझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो जाए आपका तो बता दीजिएगा। चलो डन, बहुत बढ़िया हो गया। तो चलिए आगे लिखिएगा। डच। अब डच में हमने ऑलमोस्ट लाइन को लिख दिया है। 1632 में पटना में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। ठीक है, 1632 में। इन 1632 डच एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री इन पटना। ठीक है, एक ही था। लिखिए इसको, नेक्स्ट में लिखिएगा। वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में स्थित था। इट वाज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पटना कॉलेज। इसमें भी ट्रेड में आप लिखिएगा, अफीम, ओपियम, साल्ट पीटर, शोरा, कॉटन क्लॉथ यानी कि सूती वस्त्र, है ना। सूती वस्त्र। हो जाए तो बता दीजिएगा मुझे। सूती वस्त्र। आज हिस्ट्री की क्लास हुई थी सुबह? बताना मुझे। इतिहास की क्लास हुई है सुबह में, हिस्ट्री की? बताना जरा। हो गया, ओके डन। आगे लिखिएगा। ब्रिटिश। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बिहार, है ना। 1657-58 फर्स्ट फैक्ट्री पटना गुलजार बाग।
In 1657, British established first factory in गुलजार बाग, पटना। 1657-58 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री गुलजार बाग, पटना में स्थापित किया। और ये ट्रेड कर रहे हैं, ये भी सोरा का, अफीम का, सूती वस्त्र का, आगे चल करके चीनी का भी है ना। मढ़ौरा, सारण में इन्होंने चीनी की फैक्ट्री लगाई 1904 में, और आगे नील की भी करेगा, आगे नील का भी करेगा। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन पर, ये बताइए। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर थोड़ा और अच्छे से आपको बताएंगे, लिखाएंगे भी और थोड़ा समझाएंगे भी, बोलना पड़ेगा फिर मुझे। क्लियर है? गुड। आगे बढ़ते हैं। डेन की बात करें, 1774-75 में पहली कंपनी इसने भी लगाई पटना में, दिख रहा है। फ्रेंच ने तो कुछ स्टैब्लिश ही नहीं किया है ना, तो इसमें जो आप लाइन लिखोगे अच्छे से लिख लो। इन 1774, ठीक है, डेंस पटना, डेनो ने है ना 1774-75 में अपनी पहली कंपनी पटना में स्थापित किया। फ्रेंच के बारे में अगर कहेगा तो फ्रेंचों ने कोई भी कंपनी बिहार में स्टैब्लिश नहीं किया है। अगर करेंटली बिहार की बात करें तो नहीं किया है, ठीक है। तो बंगाल को ही इसने सेंटर बनाया, ठीक है, और यहीं से व्यापार कर रहा है। चलिए, क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़े। अब देखिए आगे का जो टॉपिक होगा आपका वो क्या होने वाला है कि जिस प्रकार से देश में अपना कब्जा लगातार अंग्रेज कर रहा था, उसी प्रकार से बिहार पर भी उसका फोकस आया और बिहार को भी उसने जो है जीता है, कब्जा किया है। तो ये समझिएगा कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बिहार, ब्रिटिश क्या, अंग्रेजों का बिहार पर कब्जा कैसे कैसे होता है जरा ध्यान से समझिए, पूरी कहानी को सुनिएगा। अंग्रेजों का बिहार पर कब्जा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एक बात, जब मुगल शासक फरुखशियर था तो 1717 में एक उसने फरमान जारी किया था जिसको शाही फरमान के नाम से आप जानते होंगे। और उस फरमान के तहत यह हुआ कि अगर 3000 वार्षिक देता है ये अंग्रेज, तो वो बंगाल से एकदम से मतलब कि टैक्स फ्री व्यापार कर सकता है पूरे 1 वर्ष के लिए, मात्र 3000 वार्षिक देने पर। बात समझ में आ रही है आपको? कब? 1717 में। और यहीं से जो है थोड़ा लत लगा अंग्रेजों को कि हम क्यों ना फ्री में ही व्यापार करते रह जाए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक बार जब जिस किसी बच्चे को पैसा दे दो आप, तो उसको लत लग जाता है कि हमें फिर से पैसा देगा, फिर से पैसा मिलेगा, फिर से पैसा मिलेगा, उम्मीद भी करता है वो। और ये समझिएगा कि 1717
17। फरुखशियर है ना। तो अगर फरुखशियर की बात करें तो फरुखशियर बहुत बीमार था, और आपने ये सुना होगा कहानी कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है हैमिल्टन, सर्जन है, अंग्रेज सर्जन है, और आकर के जब इलाज करा तो इलाज के बाद जो है ये ठीक हो गए फरुखशियर। तो बहुत खुश होने के बाद, चूंकि मुगल शासक है, राजा है, कोई चीज की कोई कमी नहीं है, तो खुश इतना हो गया कि इसने क्या किया कि, है ना, जो पूरा बंगाल है उसमें कहा कि बस एक बार 3,000 रुपये जमा कर दो और 1 वर्ष तक एकदम से, है ना, टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो यहां से अंग्रेजों को लगा कि अब जब सोचिए ना, मान लीजिए कि कोई किताब, कोई कुछ भी वस्तु आप खरीदते हैं, उसमें मान लीजिए एक वस्तु पर 1 रुपये टैक्स है, मान लीजिए एक कलम खरीदते हैं, उस पर 1 रुपये टैक्स है, मान लीजिए इनकेस, तो 10 कलम खरीदेंगे तो 10 रुपये टैक्स दे रहे हैं, 100 कलम तो 100 रुपये टैक्स दे रहे हैं आप। लेकिन अगर आपसे ये कहे कि 100 रुपये एक बार टैक्स दे दो और उसके बाद जितना कलम खरीदना है खरीदो, सब टैक्स फ्री रहेगा, तो क्या आप 100 कलम खरीदिएगा कि 100 से अधिक खरीदिएगा? जाहिर सी बात है अधिक खरीदेंगे आप। समझ में आ रहा है? तो अगर 3,000 अंग्रेज दे रहा है तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि जितना 3,000 के लिए जितना वस्तु हो सकता था टैक्स, उतना ही ट्रेड करेगा, उससे कई गुना अधिक करेगा, और यहीं से जो है उसको एक लत लगेगा। तो 1717 फरुखसियर, और ये शाही फरमान के रूप में आप जानते हैं, जिसको इतिहास का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, शाही फरमान, शाही फरमान। और इसी से जो है अंग्रेजों को जो है लत लगा कि पूरे बंगाल में जो है ट्रेड, है ना, वो टैक्स फ्री होगा, टैक्स फ्री, है ना। इन बंगाल, है ना, कर मुक्त व्यापार कितने पे? अगर आपने 3,000 अगर एक बार एनुअल दे दिया तो आपसे व्यापार टैक्स फ्री होगा। तो यहां से अंग्रेजों को एक लत लगा। लेकिन आगे चल करके जब शासक फिर अलीवर्दी खां बनते हैं तो इसी पर रोक लगा दिया जाता है। जो ये सब चीजें दी गई थी, धीरे चल रहा था सरफराज सुजाउद्दीन, ये सब जो है, तो लेकिन फिर जब अलीवर्दी खां बना बंगाल का नवाब तो इस पर बहुत बड़े पैमाने पर रोक लगाया गया, और इसलिए अंग्रेजों को बड़ा खटकने लग गया अलीवर्दी खां। आपने बंगाल के शासकों को देखा होगा, कुछ याद है आपको, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, मैं पूरा मान करके चल रहा हूं कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो है 2 बड़े परिवर्तन हुए। एक तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई है, तो यहां पर अगर मुगलों की बात करें तो मुगल साम्राज्य जो है, एम्पायर जो है धीरे धीरे कमजोर होने लग गया। ठीक है, तो मुगल एम्पायर जो कमजोर होने लग गया, ठीक है, लाओ पी लेते हैं पानी, प्यास भी लगा। हाँ, चाय ले आना। तो 1707 में मुगल शासक औरंगजेब का जब मृत्यु हुआ तो भारत कई टुकड़ों में बट गया। क्षेत्रीय राजा अपने आप को राजा घोषित किया और मुगलों से स्वतंत्र कर लिया। तो उसी प्रकार से ये पूरा जो बंगाल का क्षेत्र जो दिखता है, ये पूरा में अगर बात किया जाए तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां, ठीक है, और मुर्शीद कुली खां ने इसको स्वतंत्र किया था। तो इसमें और भी जैसे शासक सरफराज हुए, सुजाउद्दीन हो गए, ऐसे करके। तो 1740 का जब वक्त आया तो यहां पर शासक बना है जो अलीवर्दी खां बना, अलीवर्दी खां। और अंग्रेजों का एक चहेता जगह ये बंगाल था, और बंगाल का ही हिस्सा बिहार है, क्योंकि बंगाल तो बहुत बड़ा बंगाल है। अभी के बंगाल के विषय में अगर कहा जाए तो अभी जो फिलहाल का देख रहे हो ना, कौन कौन सा, देखो बताता हूं। अभी जो आपका ये वेस्ट बंगाल है, ये भी इसी में शामिल था। बिहार जो आप देख रहे हो ये इसी में शामिल है, ठीक है। उड़ीसा, बात समझ में आ रहा है? अब ये अगर बिहार है तो झारखंड भी होना ही होना, ये तो मतलब अभी हाल फिलहाल में अलग हुआ है। फिर इधर जो आप बांग्लादेश देख रहे हो, ये भी इधर असम तक के क्षेत्र जो, ये पूरा बंगाल में शामिल था, मतलब बहुत बड़ा। इसे बंगाल महाप्रांत के नाम से जाना जाता था, बंगाल प्रेसिडेंसी। तो इसी का हिस्सा बिहार है। तो 1740 में जब अलीवर्दी खां आया तो अंग्रेजों को जो भी छूट दिए जा रहे थे तो बड़ा भारी पैमाने पर रोक लगाया गया। और जब रोक लगाया गया तो अंग्रेज को लगने लग गया कि बस अलीवर्दी खां को जल्दी से जल्दी हटना चाहिए।
हटाओ कैसे भी, नेट तो मरे भाई। बात समझ में आ रही है। और 1756 में आपको पता होगा कि अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई, और इसी का नाती है जिसका नाम है सिराजुद्दौला, वो बंगाल का नवाब बना। बात समझ में आ रही है। सिराज उद्दौला 1756, और यहां से कहानी शुरू होती है अब लड़ने को लेकर के। सिराज 1756 में बंगाल का नवाब बना। तो अंग्रेज लगातार इस कोशिश में था कि अलीवर्दी खां मरे तो हम आगे इस पूरे हिस्से को फिर से वैसे ही करें, लेकिन सिराजुद्दौला में भी योग्यता उतना ही है। यह है अलीवर्दी खां का नाती, और बहुत अच्छे से उसको प्रशिक्षित किया गया है, ट्रेनिंग दिया गया है। किसके द्वारा? तो अपने नाना जी के द्वारा, यानी कि अलीवर्दी खां के द्वारा। और जब उसको ट्रेनिंग दिया गया तो जाहिर सी बात है योग्य शासक एक बनेगा, है कि नहीं, हर तरीके से बनेगा। और यह भी जो है एक योग्य शासक बना। तो जब योग्य शासक बन गया है तो अंग्रेजों को फिर से मौका नहीं मिलेगा। अंग्रेजों को दोबारा फिर से कि जो हम ट्रेड चाह रहे थे कि टैक्स फ्री हो सके बंगाल में, वो नहीं हो रहा है। और इसी को लेकर के कई बार नोकझोंक दोनों में हुआ है ना। आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी घटना ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से आप जानते जो हो, तो उसमें आपने देखा कि 1756 में ही जो हुआ है कि एक छोटा सा कमरा है, उसमें 146 अंग्रेज को बिठाया गया, और 146 अंग्रेज को बिठा करके और पूरा गेट वेट लॉक कर दिया, वैक्यूम बन गया, और उसमें अगला दिन केवल 23 जीवित रहे। आपने घटना सुना होगा, 1756 में ही हुई है। तो यह घटना कहीं ना कहीं अंग्रेजों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में एक बहुत जबरदस्त जो है वो कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा विवाद उत्पन्न कर दिया। जो आपने ब्लैक होल या फिर है ना काल कोठरी की जो घटनाएं सुनी है, और कहीं ना कहीं एक तरफ अब अंग्रेज है और एक तरफ आपका बंगाल के नवाब है। बात समझ में आ रही है। घटना ने पृष्ठभूमि बना दी एक युद्ध को लेकर के, और तभी जो है इस समय रॉबर्ट क्लाइव की जो है कूटनीति, और एक तरफ सिराजुद्दौला के यहाँ के वो लोग, वो खास लोग जो कि इससे नाखुश रहा करते थे। तो एक जबरदस्त जंग होने वाला है। कहिए जंग क्या, ये षड्यंत्र एक तरीके से बन रहा है। तो सिराजुद्दौला एक तरफ है जो बंगाल के नवाब है, ठीक है, और एक तरफ अब आ गए हैं रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान से समझिएगा, 56 में इन्होंने बना, राजा बना, नवाब बने, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव अब ये समय समझिए कि जब पृष्ठभूमि बन चुका है आपका युद्ध का, तो 1757 और बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी 1757। रॉबर्ट क्लाइव कूटनीति करते हुए पूरा तोड़ दिया बंगाल को, और इस समय जो नवाब है सिराजुद्दौला, इसके मेन सेनापति जो था मीर जाफर, इसको अपने पक्ष में कर लिया, है ना। यह है सिराजुद्दौला का ही जो है सेनापति है, पूरा मिलिट्री पावर जो है उसका हेड है मीर जाफर, और इसको अपने पक्ष में कर लिया रॉबर्ट क्लाइव। कहानी आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, लिखा भी होगा। हम जब दोबारा क्लास ओपन होगा तो फिर से बताएंगे भी, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, बस एक बार दिमाग में आप सेट रखिए। मीर जाफर, और मीर जाफर को अपने पक्ष में कर लिया रॉबर्ट क्लाइव। तो नवाब जो है आपके, जिसका नाम है सिराजुद्दौला, वो अकेला पड़ गए, ठीक है। लेकिन इसके तरफ से जो है कुछ वफादार भी रहे, जैसे कि मीर मदान और मोहनलाल, दो व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, मीर मदान और मोहनलाल, ठीक है। तो प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की तरफ से वफादार कौन है? मीर मदान और मोहनलाल। जो मेन सेनापति है आपके सिराजुद्दौला का, जिसका नाम है मीर जाफर, ये मीर जाफर धोखा दे दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने उसको कहा कि अगर तुम मेरी मदद करोगे इस षड्यंत्र में तो तुमको हम बंगाल का नवाब बना देंगे। बात समझ में आई। अब एक सेनापति को अगर कहा जाए कि तुमको नवाब बनाया जाएगा तो लालच में तो आएगा ही आएगा, और इसी लालच में जो है ये शामिल हो गया इस तरफ। बात समझ में आ गया।
ये जो है इस तरफ शामिल हो गया था। जब शामिल हो गया तो आप समझ लीजिए कि ये हारना निश्चित। अब समझिए ना, अगर 50,000 सेना टोटल था नवाब के पास, उसमें 40,000 का मालिक जो है वो मीर जाफर था, उसको लीड कर रहा था, और वो एकदम निष्क्रिय रखा अपना सेना को, क्योंकि ये षड्यंत्र है, इसके बारे में पता ही नहीं था नवाब को। और ये बंगाल का प्लासी और यहीं पर हुआ। हम आपको इस कहानी में बस कितना इतना केवल समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने इतिहास में इसको पढ़ा है, केवल इतना समझाना चाह रहे हैं हम आपको कि अब जो बंगाल की जो भाग बटोर है वो गलत हाथ में चला गया है। इसमें षड्यंत्र में सफल हो गए अंग्रेज, और जब सफल हो गए हैं तो मीर जाफर को वादे के मुताबिक जो है बंगाल का नवाब बना दिया गया 1757 में। समझ में आ गई? 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद, है ना, बंगाल का नवाब कौन बना? बंगाल का नवाब मीर जाफर। लेकिन मीर जाफर के अंदर योग्यता नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं क्यों नहीं है सर। अगर ये योग्यता होता तो धोखा ही नहीं देता। अगर योग्यता होता तो ये धोखा ही नहीं देता, तो गलत हाथ में तो चला ही गया, और यहीं से अंग्रेजों का दोहन पूरा शुरू हो जाएगा। केवल 3 साल, केवल 3 साल तक ही आगे शासक रह सके, नवाब रह सका मीर जाफर। मीर जाफर खुद इस बात को कह रहा है कि हमसे ही बंगाल नहीं संभलेगा। ठीक है, आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? अब सोचो कोई शासक, कोई राजा कहे कि हमसे ही प्रदेश नहीं संभलेगा, कितना निंदनीय बात है। क्योंकि अंग्रेज इस तरीके से कर ही रहा है, इसके साथ में सारे पैसा खजाना अपने पक्ष में कर रहा है, जहां खर्च करवाना चाह रहा है वहां। मात्र 3 साल में बंगाल हो गया कंगाल। 1757 से 60 तक, 1757 से 1760 तक, और एकदम बंगाल की स्थिति कंगाल। बंगाल में कुछ बचा ही नहीं। जिस तरीके से चाह रहे अंग्रेज उस तरीके से इसको लीड कर रहा है, अपना चला रहा है। बस एक सेकंड मुझे दीजिएगा। मात्र 3 वर्ष में बंगाल हो गया कंगाल। तो जब ऐसी स्थिति हुई तो इस समय क्या कह रहा है खुद जो है मीर जाफर, हम नहीं संभाल सकते, लेकिन हमारा एक दामाद है जो बहुत समझदार है, बहुत चालाक है, और हमको लगता है वो बंगाल संभाल लेगा। तो उसने जो नुमाइश की है उसके अनुसार अंग्रेजों ने भी कहा अगर तुम रहो चाहे कोई रहे, हमको क्या करना है, हमको तो केवल तुमको मोहरा के रूप में रखना है। और 1760 में जो है, ये 1757 से 60 तक कौन रहा? मीर जाफर रहा। 1757 से 60, 1757 से 60 जो है, 1757 से 60 में जो है आपका मीर जाफर। अब एक बार क्रम से जो है आप देख लीजिएगा बंगाल के नवाब को, जो हम यहां बता देते हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया से, तो आपको याद हो जाएगा एकदम बढ़िया से। समझ में आ गया? सबसे पहले आप याद रखिए 1717 में जो अलग किया है मुर्शिद कुली खां। जो आपको याद रखना है मेनली हम उसी को बता देंगे। मुर्शिद कुली खां 1717 से लेकर के 27 तक के लगभग ये रहे। ठीक है, फिर सरफराज सुजाउद्दीन, याद करने की आपको जरूरत नहीं, सीधे आप आगे याद करोगे। अली वर्दी खां, अली वर्दी खां, और ये आपके जो है 1740 से लेकर के 1755 तक के, 56 तक के। और फिर इसका बेटा सिराजुद्दौला, नाती जी सिराजुद्दौला, और ये बहुत कम समय तक, लेकिन योग्यता बहुत थी, 1756 से लेकर के 57 तक। और 57 में आपने देखा रिमोट वाली सरकार बन चुकी है। और अब मीर जाफर, मीर जाफर मैं इस तरफ लिख दूं, यहां से आप इधर देख लेना, मीर जाफर। और मीर जाफर की अगर बात किया जाए तो 1757 से 60। फिर इन्हीं का दामाद जिसका नाम है मीर कासिम, लेकिन मीर कासिम के अंदर योग्यता बहुत है। 1760 से 63 तक ये भी रहा, क्योंकि अंग्रेजों ने हटा दिया, ज्यादा योग्य है भाई। ज्यादा योग्यता होने की वजह से भी अंग्रेजों को दिक्कत है कि अपना ही भलाई करेगा, प्रदेश का भलाई करेगा, जबकि अंग्रेज थोड़े ना प्रदेश का भलाई चाहता है, वो तो अपना भलाई चाहता है। उसको बंगाल से थोड़े कोई हमदर्दी है, उसको खुद जितना ज्यादा वो अपने ट्रेड को, व्यापार को बढ़ा सके, इसमें उसकी जो है दिलचस्पी है। तो मीर कासिम को फिर हटाया गया 63 में, और फिर जो है कहा कि नहीं यही ठीक है, रिमोट वाला सरकार ही। और मीर जाफर को जो है वो दोबारा बनाया गया, और
63 से 65 तक। एक बार बस ध्यान में इसको रख लेना है, बाकी आगे याद रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर मृत्यु इसका, और इसका बेटा है जिसका नाम है नजमुद्दौला, और ये 1765 में। और फिर तो इसके बाद स्थिति इतनी गंभीर हो गई जब द्वैत शासन बंगाल में शुरू हुआ कि कहना ही नहीं। चलो देखो इसको एक बार ध्यान से देखना। मुर्शीद कुली खां, बंगाल के नवाब, ऊपर लिख करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। बस 2 मिनट देना। चलिए तो एक बार ना आप शॉर्ट में आप नोट डाउन करते ही चलें थोड़ा, है ना, मुझे भी थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा। यहां से इसके पहले शॉर्ट में ही करें, कोई दिक्कत नहीं है। जब क्लास ओपन होगा तो हम इसको बता भी देंगे थोड़ा एक्सप्लेन करके। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बिहार, अंग्रेजों का बिहार पर कब्जा। और ये थोड़ा शॉर्ट में ऐड करते चलेंगे कि 1717 में जो ये शाही फरमान, इन 1770 फर्रुखसियर के द्वारा शाही फरमान, है ना, जारी किया गया था, जिसमें कि ट्रेड कर सकते हैं टैक्स फ्री व्यापार। समझ में आया? हो जाए तो बता देना मुझे आप। आगे बढ़े, चलिए इसको कर लीजिए आप थोड़ा शॉर्ट में नोट डाउन। शॉर्ट में नोट डाउन। सब कुछ सीक्वेंस में। चलिए तो अगर बात किया जाए, हम उम्मीद करते लिख लिए होंगे आप, है ना, तो 1757 से 60 तक मीर जाफर, और ये स्थिति एकदम गंभीर कर दिया, एकदम खराब कर दिया। इधर मिटा दूं, एकदम से स्थिति खराब कर दिया गया किसके द्वारा? तो स्थिति खराब कर दिया गया जो है वो मीर जाफर के द्वारा। तो अब जो 1760 में जब मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बनेगा तो बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन करेगा, और वाकई इसके अंदर योग्यता है। सबसे पहले मीर कासिम ने इस बात को रीड कर लिया कि वैसा जगह जहां पर अंग्रेजों का वर्चस्व अधिक है, राजधानी बंगाल की वही है, और इसलिए हमें कुछ करने को मौका नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहला परिवर्तन क्या कर दिया कि जो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद था, जहां अंग्रेजों का वर्चस्व अधिक है, वो लीड कर रहा है। बोला इसको तो पहले हटाओ राजधानी, उसके नजर के सामने कुछ भी करेंगे तो दिक्कत होगा। तो उसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया। क्यों किया? कि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बच सके। ठीक है,
अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बच सके। कुछ टाइम और दे देते सर। अच्छा ठीक है, फिर से लिखा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला परिवर्तन जो इसने किया है, क्योंकि यह आप समझिए कि एक योग्य शासक है, एकदम योग्य शासक है। तो जब योग्य शासक है तो आप समझ सकते हैं कि परिवर्तन भी ढंग का करेगा। तो पहले नंबर पर आप इसमें याद रखिए क्या हमने कहा कि जो राजधानी है, कैपिटल ऑफ बंगाल का, वो कैपिटल को इन्होंने चेंज कर दिया। और कहां कर दिया? मुर्शिदाबाद टू मुंगेर ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड कर दिया इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर। राजधानी कहां बनाई इसने? तो राजधानी इसने बनाया मुंगेर को। कारण क्या है कि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचना है। उसके आंख के सामने मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी बात से एलर्जी है और उसी के सामने तुम जा, किसी को आइसक्रीम आइसक्रीम खाना मतलब मना है घर में, उसको पूरा कोल्ड हो रखा, सर्दी जुकाम हो रखा, तुम उसी के सामने जा करके आइसक्रीम खाओगे तो एक आध घूंसा लगा भी देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए अब ये चाह रहा है कि यहां से अलग हो जाओ। वाकई यहां से अलग हुआ और इसने ये किया। दूसरा पॉइंट याद रखना आपको कि मीर कासिम ने एक बड़ा परिवर्तन क्या कर दिया कि इसी मुंगेर में जो है इसने गन की फैक्ट्री लगा दी, बंदूक की फैक्ट्री लगाई, बंदूक की फैक्ट्री लगा दी इसने इसी मुंगेर में, है ना। गन फैक्ट्री लगा दिया, गन फैक्ट्री लगा दिया कहां? मुंगेर में। अब अंग्रेज को और चिढ़ाने लग गया कि भाई अगर ये फैक्ट्री लगा रहा है तो किस लिए? हमारे ऊपर ही अप्लाई करेगा ना, आखिर ही बना रहा है, वो अप्लाई कहां करेगा? हमारे ऊपर ही अप्लाई करेगा, इसलिए और दुख हो गया। अब ये सब तो चल ही रहा था कि इसी समय समझ लीजिए ये सब कुछ चल ही रहा है कि इसी समय ट्रेड को लेकर के टैक्स खूब बराबर ले रहा है। ट्रेड को लेकर के जो टैक्स है, इधर हम लिख देंगे, टेंशन मत लीजिए आप, ये राजा वाला बात हम नवाब वाला लिख देंगे। अगर ट्रेड की बात किया जाए, ध्यान से समझिएगा, तो ट्रेड की बात करें, व्यापार की बात करें, तो जो टैक्स है वो बराबर ले रहा है। मतलब टैक्स में कोई कटौती नहीं। मीर कासिम का सीधा कहना है कि टैक्स दो, व्यापार करो, यहां वो सब नहीं चलेगा। फिर उसके बाद कंपनियों के दुर्गीकरण पर रोक लगा दिया। आप अपने जो सुरक्षा कर्मी रखते हैं, घेराबंदी करते हैं, उसको नहीं करना है। हम राजा हैं, हम नवाब हैं, तो आपको सेवा देंगे। और यही सब बात देखते हुए अंग्रेज को एकदम दिक्कत हो गया। हर एक बात में दिक्कत है। राजधानी परिवर्तन कर दिया, बारूद की फैक्ट्री लगा दी, कंपनी के घेराबंदी पर रोक लग गया, टैक्सेशन को लेकर के उसने कहा कि बराबर टैक्स आपको देना पड़ेगा। और इस सब बात को लेकर के अंग्रेज एकदम चिढ़ गया और इसी कारण से कहीं ना कहीं 1763 में इसको ऐसा कह दिया कि आपको जो है अब जो है इस पद से हटाया जाए। तो अंग्रेज क्या है, पीछे गवर्नर बना हुआ है। तो औपचारिक रूप से तो आप समझ सकते हैं कि वही ये सबका जो है निर्धारण करेगा, उस पर डिटरमाइन करता है ना। प्रत्यक्ष भले ही आप राजा हैं, लेकिन वो क्योंकि अंग्रेज तेज था, वो कभी भी फ्रंट में आकर के राजा किंग ऐसा नहीं बनता था। कभी भी आपने किसी अंग्रेज को देखा है कि सामने से कह दे कि हम यहाँ के राजा हैं? वो गवर्नर बनता है। आप देखिएगा पीछे, बात समझ में आ रही है? फ्रंट पे आएगा तो यहाँ के लोग विरोध कर देंगे ना एक साथ में कि हमारा देश हमारा, तुम कैसे रह सकते हो राजा। तो राजा दिखाता जरूर है भारतीय को, नवाब दिखाता जरूर है बंगाल का कि ये आपका है, लेकिन वो पीछे से। मतलब अब जैसी नवाब मिला, जैसे मीर कासिम मिला तो उसको दिक्कत हो गया। मीर जाफर उसके लिए बढ़िया, क्योंकि जो चाह रहा है वो कर रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसी प्रकार से 1763 में इसी कारण से इनको हटा दिया गया 1763 में, और फिर दोबारा जो है मीर जाफर को बुलाया गया। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग ये कहानी जो है कल की जो ऑफलाइन क्लास होगी उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कल। तो आप यहां पर थोड़ा एक बार कर लेंगे, और बंगाल के नवाब हम अभी लिख देंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसको नोट डाउन करेंगे एक बार। हो गया?
चलो लिख देता हूं मैं, नीचे आ गया। नवाब ऑफ बंगाल, आप इसमें याद रखना, ठीक है। हिंदी वाले लोग जो है वो जैसे मान लीजिए कहीं पर अगर इंग्लिश लिख देते हैं तो सीधा उसको हिंदी में आप वैसे, अगर नाम है तो हिंदी लिखिए, अंग्रेजी, दोनों है ना, बराबर ही होगा, कोई अलग तो होगा नहीं नाम में, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला हमने बताया इसमें मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां 1717 से लगभग 27 तक ये रहे थे, है ना। उसके बाद जो याद रखना है आपको सीधा अली वर्दी खां, अली वर्दी खां 1740 से लेकर के 1756 तक। उसके बाद सिराज उदौला, 1756 से लेके 57 तक, ठीक है। और उसके बाद मीर जाफर, मीर जाफर 1757 से 1760 तक, ठीक है। फिर उसके बाद मीर कासिम, अभी आपने पढ़ा, और मीर कासिम 1760 से लेकर के 1763 तक। और दोबारा बनाया गया अब जो है मीर जाफर को दोबारा, क्योंकि हमने कहा इसको लग रहा है कि रिमोटे वाला सरकार ठीक है, तो 1763 से 65 तक। फिर इसकी मृत्यु हो गई और इसी का बेटा जिसका नाम है नजम उद्दौला, नजम उद्दौला। 1765 से लेकर 2 वर्ष 1767 तक रहा, ठीक है। फिर आगे इस समय जो है डुअल गवर्नमेंट द्वैत शासन बंगाल में लगा, तो स्थिति बहुत जर्जर हो गई। तो ये आप यहां पर लिख लेंगे, मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद ठीक है, अली वर्दी खां, बीच में और है जैसे सरफराज वगैरह, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, प्रभावी नहीं रहा, ठीक है, तो इसीलिए हम आपको बता भी नहीं रहे। सिराज उद्दौला, मीर जाफर, मीर जाफर, मीर कासिम, और मीर कासिम के बाद दोबारा फिर से शासक बनाए गए नवाब मीर जाफर को ही, इसको रिमोट वाली सरकार ही अच्छी लगी। और फिर नजम उद्दौला, क्या बोला हमने, नजम उद्दौला। तो आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, जो बंगाल के नवाब रहे अलग अलग टाइम पर, क्योंकि इस बंगाल का ही हिस्सा बिहार है, तो एक साथ में जीतेगा, बंगाल को भी जीत रहा है और साथ साथ में बिहार को भी। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर है सभी को, एक बार कमेंट करिए, जब हो जाए तो आप बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। जब हो जाए आपका तो आप मुझे बता दीजिएगा कि सर नोट कर लिया। नवाब ऑफ बंगाल मतलब बंगाल का नवाब।
चलिए, तो बहुत बढ़िया। तो सेशन को आज के लिए हम यहीं रखेंगे और फिर हम आपसे कल मिलेंगे और एक अच्छी क्लास होगी थोड़ा लंबे अरसे के बाद कल। और चूंकि दोबारा से कल आपकी ऑफलाइन क्लासेज होगी है ना, तो थोड़ा हम विस्तार से इस पर और चर्चा करेंगे कल की क्लास में, है ना। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी जुड़ने के लिए और सभी को बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।